Hello everyone, I am Dr. Amit and I welcome you all to my YouTube channel. We are covering 6th chapter of 10th class life processes, and in this chapter we had covered the introductory part. Today we are going to cover about the nutrition and particularly autotrophic nutrition कि किस तरह से आपके autotrophs photosynthesize करते हैं या अपना खाना खुद बनाते हैं। एक बात जो मैंने नोट की है कि आप पूरी वीडियो नहीं देखते, so please now on watch the full video so that you can have good conceptual clarity. ये बहुत जरूरी है एंड लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा. आई एम स्ट्रेसिंग ऑन इट सो दैट यू कैन हैव योर बेस वेल. अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तभी आपकी बिल्डिंग अच्छी बनेगी, तभी आपकी नॉलेज अच्छी होगी. So in the coming years like 11th और 12th class you need to have a good foundation. That's why मैं अभी से आपको ये हैबिट डाल रहा हूँ कि आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हैबिचुअल हो जाएं and you adopt this method of reading. So covering today's topic 6.2 nutrition. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. So कल हमने किया था कि किस तरह से, या फिर you can see in the previous video we had covered कि किस तरह से एनर्जी आपकी रिपेयर और मेंटेनेंस की प्रोसेसेस के लिए जरूरी है. तो वो हमारी जो बॉडी है या हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे जो प्रोसेसेस हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए या उनको ऑर्डरली स्टेट के अंदर रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए एनर्जी वहां पे रिक्वायर्ड है. वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी. तो हमारे लिए वो एनर्जी या वो मटेरियल्स हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या जितने भी दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर यूजफुल है उनके सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं. एंड इस एनर्जी और मटेरियल का जो एक सोर्स है वो है आपका फूड. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. अब फूड हमें कैसे मिलेगा? सो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके अलग अलग वेज है. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज. रिक्वायरमेंट आपकी सेम है, सभी को खाना चाहिए, लेकिन खाना कैसे मिलेगा ये डिफरेंट है. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, कि जहां इनऑर्गेनिक सोर्सेज से आपका ऑर्गेनिक यू कैन से सब्सटेंस बने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से आपका ग्लूकोज बने. सो दिस इज योर फोटोसिंथेसिस. और ये किसमें होता है? ऑटोट्रॉफ्स में. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद ऑब्टेन करते हैं, एंड दे इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. सो दिस बैक्टीरिया विल हैव chlorophyll. Then other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. तो सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं कि लाइक एनिमल्स है तो वो अपना कॉम्प्लेक्स फूड मैटर प्लांट से लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको सिंपल वंस में तोड़ते हैं. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. टू अचीव दिस ऑर्गेनिजम्स यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स. और यहाँ पे यू कैन से रेस्पिरेशन के लिए या डाइजेशन के लिए या उसके ब्रेकडाउन के लिए, उससे एनर्जी लेने के लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत होती है. सो नॉर्मली कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस या वो मॉलिक्यूल जो खुद रिएक्शन में यूज ना होके रिएक्शन को स्पीड अप कर दे. बट अगर हम एंजाइम्स की बात करें सो दे आर बायोकैटलिस्ट. मींस वो आपके बायोलॉजिकल कंपाउंड है या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं. तो बॉडी के अंदर हर एक जो आपकी रिएक्शन है, हर रिएक्शन बॉडी के अंदर वो आपकी एंजाइम मीडिएटेड है या वो बायोकैटलिस्ट मीडिएटेड है. तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस हमने पढ़ी, एक आपकी फोटोसिंथेसिस है, दूसरी आपकी रेस्पिरेशन है. तो अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहे हैं. तो वी कॉल दिस प्रोसेस एज एनाबोलिज्म. तो फोटोसिंथेसिस आपकी एक एनाबोलिक प्रोसेस है. लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें या डाइजेशन की बात करें तो वहां पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस बन रहे हैं. इट मींस यहाँ पे आपका कैटाबोलिज्म हो रहा है. सो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस इज एनाबोलिक, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा. रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक, मींस आपका कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा. सो दिस इज एनाबोलिक एंड दिस इज कैटाबोलिक. Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. So, animals और fungi के लिए हमारे ये एटोट्रॉफिक हैं और ये आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. डायरेक्टली फॉर एग्जांपल आपके हर्बिवोर्स, इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो दीज आर कार्निवोर्स. देन कम 6.2.1 एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम आज कवर करेंगे. Carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis.
It is the process. Now what is the definition of photosynthesis? It is the process by which autotrophs take in substances from outside and convert them into stored forms of energy. So बाहर से आपके substances आएंगे, like CO2 है, water है, और उनको आपका stored form of energy like glucose या starch है, उनके अंदर आपका convert किया जाएगा. photosynthesis process है ये. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो हम इसकी इक्वेशन देखते हैं. सी हियर इट इज 6CO2 प्लस 12H2O. क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज बन रहा है, प्लस 6O2 ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो रही है, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपके रिलीज हो रहे हैं. सो ये आपकी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की. यू नीड टू रिमेंबर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So 6CO2 plus 12H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, प्लस 6O2 प्लस 6H2O. CO2 यहाँ पे जो है या H2O यहाँ पे जो है, दीज आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ग्लूकोज यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. सो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन रहा है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होता है जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन साथ में हो, प्लस आपका एक दूसरा कोई एटम हो, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एटसेट्रा. सो दिस इज योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ग्लूकोज. इनऑर्गेनिक से ये बन रहा है. तो अब हम बात करते हैं इस नेक्स्ट प्रीवियस लाइन की. कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो ग्लूकोज बनता है उससे अपनी एनर्जी लेते हैं. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. हम रेस्पिरेशन के अंदर इसको कवर करेंगे. द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च की फॉर्म के अंदर ये स्टोर होता है, विच इज सर्व्स एज एन इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. सो ये आपका जो स्टार्च है वो इंटरनल एनर्जी रिजर्व की तरह बिहेव करता है. मींस ग्लूकोज जितना यूज हो गया वो आपका प्लांट ने यूज कर लिया. अब जो बचा, जो प्लांट यूज नहीं कर सकता, उसको स्टार्च की फॉर्म में आपका स्टोर कर दिया. A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from food we eat is stored in our body in the form of glycogen. So अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो आपका ग्लाइकोजन है, बट प्लांट्स के अंदर जो आपका रिजर्व फूड मटेरियल है वो आपका स्टार्च है. तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च है, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन है. तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की. लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो तीन आपके इवेंट्स हैं. पहला इवेंट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. तो देखिए मैंने आपका एक डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट किया है. तो आप ये अगर डायग्राम देखें तो ये आपका क्लोरोफिल है. इसको हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. क्लोरोफिल प्लस आपके बाकी जितने भी यू कैन से एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल के साथ, तो वो सारे यहाँ पे जो फोटोन आता है, फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और ये सारे अपनी यू कैन से लाइट एनर्जी को स्टोर करके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होता है और इलेक्ट्रॉन आगे जाता है जो फिर आगे आपकी प्रोसेसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. प्लस यहाँ पे आपका वाटर का ब्रेकडाउन भी होता है. सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. सो ये आपकी लाइट एनर्जी थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ जो आगे कंपाउंड्स के पास गया, उनको रिड्यूस किया, ऑक्सीडाइज किया. प्लस तो ये जो आपकी लाइट एनर्जी है इस तरह से आपकी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है. एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और यहाँ पे इस लेवल पे जो जब आपके एनर्जी स्टोर होते हैं क्लोरोफिल के पास, ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है. मींस H2O आपका H2 प्लस हाफ O2 के अंदर स्प्लिट हो जाता है. देन थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. और ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है फाइनली जो एब्जॉर्ब हुई थी यहाँ पे वो आपकी रिड्यूस हो जाती है. रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है. सो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आपकी हाइड्रोजन ऐड होगी, सो दिस इज योर रिडक्शन. ओके, सो CO2, तो C और O पहले से थे, लेकिन जब H भी जुड़ गया तो ये इसकी CO2 की रिडक्शन हुई एंड ये आपका कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बन गया. सो तीन आपके जो पॉइंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, तीन स्टेप्स हैं, वो हैं ये कि पहले आपकी लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा आपका लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे, और तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी. These steps need not take place one after the other immediately. तो ये आपके रैंडम होते हैं, ये आपके सीक्वेंस में नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by chlorophyll during the day. So desert plants के अंदर एक अलग फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं कैम्प पाथवे. तो मैंने यहाँ पे जस्ट अ मिनट, तो ये आपका अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो मैंने स्पेशली इसी लाइन के लिए इंसर्ट किया है.
कि ये आपका C4 प्लांट है, ये आपका C3 प्लांट है, तो ये आपका स्टोमेटा ओपन है, ये आपका स्टोमेटा क्लोज्ड है। तो यहाँ पे नाइट के टाइम पे, सी हियर एट नाइट, तो नाइट के टाइम पे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक CO2 यहाँ पे प्लांट के अंदर गई, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में स्टोर हुई, और इस तरह से ये यहाँ से जेलोस्टेट बना, मैलेट बना, और ये आपका यहाँ वैक्यूल के अंदर जाके स्टोर हो गया। फिर दिन में क्या हुआ, वैक्यूल से वापस ही मैलिक एसिड निकला, मैलेट, और फिर वापस यहाँ से आपकी जो फोटोसिंथेटिक साइकिल है वो वापस शुरू हुई, और फिर आपका स्टार्च बना। तो इस तरह से, क्योंकि रात के अंदर स्टोमेटा खुले होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स के दिन में नहीं खुलेंगे, क्योंकि दिन के अंदर ट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा होगा। तो रात के अंदर क्या होगा, ये यहाँ पे CO2 स्टोमेटा के थ्रू लेंगे, उसको स्टोर करेंगे, दिन में स्टोमेटा बंद होते हैं, स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्लोज, दिन में स्टोमेटा बंद होते हैं, तो तब ये अपनी बाकी की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू करेंगे। सो इस तरह से आपकी डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ये जो साइकिल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। सो एट दिस पैराग्राफ, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को। डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट व्हिच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। सो नाउ लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द components of the above reaction are necessary for the photosynthesis. If you carefully observe a cross section of leaf, आप लीफ का क्रॉस सेक्शन मींस उसको बीच में से काट के अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको कुछ ग्रीन डॉट्स दिखेंगे, वो आपकी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। आपने 8th क्लास में या 9th क्लास में भी पढ़ा है। फिर हमने दो एक्टिविटी की है कि किस तरह से आपका वाटर या CO2 आपकी जरूरी है, और किस तरह से स्टोमेटा आपके रोल प्ले करते हैं। सो एक्टिविटी 6.1 ये है कि आप एक पोटेड प्लांट लीजिए विच इज विद वेरिजेटेड लीव्स, वेरिजेटेड मींस पोटेड लीव्स, जैसे आपका मनी प्लांट का या क्रोटोन का होता है। फिर उसको आप 3 दिन तक अंधेरे में रखिए या फिर डार्क रूम में रखिए, फिर उसकी ताकि जितना भी स्टार्च है उस लीफ के अंदर वो यूज हो जाए। फिर उसको 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखिए। उसके बाद जितने भी ग्रीन एरियाज हैं उनको एक शीट के ऊपर आप ट्रेस कर लीजिए। फिर उस लीफ को बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप कीजिए कुछ मिनट्स के लिए। फिर उसको एक बीकर के अंदर डालिए जिसमें अल्कोहल हो। फिर उस अल्कोहल वाले बीकर को जिसके अंदर लीफ है आप उसको वाटर बाथ में रख सकते हो। वाटर बाथ क्या होता है कि आप डायरेक्टली अल्कोहल वाले बीकर को फ्लेम पे नहीं रखोगे, आप उसको उबलते हुए पानी में रखोगे ताकि अल्कोहल भी उबलना शुरू हो जाए। दिस इज योर वाटर बाथ। तो फिर आप उस अल्कोहल कंटेनिंग बीकर जिसके अंदर लीफ है उसको वाटर बाथ में रखोगे सो दैट वाटर अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। फिर उसके बाद आप लीफ का कलर ऑब्जर्व करोगे। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस लीफ को आयोडीन के सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे और फिर उसको वापस रेंज ऑफ कर दोगे, धो दोगे। उसके बाद अगर आप कलर देखोगे तो जो आपका लीफ का कलर है, जहां पे आपके ग्रीन आपकी स्पॉट्स थे वहां पे आपका ब्राउन ब्लू या फिर यू कैन से ब्लूइश ब्लैक, ओके ब्लूइश ब्लैक कलर आपका आ जाएगा। तो ये ब्लूइश ब्लैक कलर जो होता है वो आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तब आता है। इट मींस कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है और यहाँ पे स्टार्च बना है। सो दिस ब्लूइश ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड ये आपका बोलते हैं इसको स्टार्च टेस्ट, जब स्टार्च को आपका आयोडीन के साथ रिएक्ट किया जाता है और आपका ब्लू ब्लैक कलर बनता है। सो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी से ये प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस की वजह से आपका स्टार्च बन रहा है। नेक्स्ट इज एक और एक्टिविटी है आपकी जिसके अंदर हम यू कैन से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का रोल देखेंगे, प्लस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। उससे पहले हम बात करते हैं स्टोमेटा होते क्या है। सो लेट अस स्टडी नाउ हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा व्हिच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो लीव्स के सरफेस पे ये टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीस पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के पर्पज के लिए ये होते हैं। यहां से आपका यू कैन से वाटर वेपर का रिलीज भी होता है, यहाँ पे वाटर लॉस भी होता है, प्लस यहाँ से O2 भी रिलीज होती है और CO2 अंदर जाती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस और ट्रांसपीरेशन। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट exchange of gases occurs across the surface of stems, roots and leaves as well। तो आपका जैसे अगर हम स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स के अंदर कुछ लेंटिसेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स के थ्रू यहाँ पे LENTICELS, ओके लेंटिसेल्स लेंस शेप्ड ओपनिंग होती है बार्क के अंदर, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। Since large amount of water can also be lost through the stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। तो जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती प्लांट को तो ये स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाते हैं। अब ये जो स्टोमेटा
होते क्या है, ये आपका पूरा का पूरा स्टोमेटा है जिसके बाहर ये आपके सब्सिडरी सेल्स हैं, ये आपके गार्ड सेल्स हैं और ये आपकी ओपनिंग है जिसको हम स्टोमा बोलते हैं या स्टोमेटल पोर बोलते हैं। तो ये जो स्टोमेटल पोर है आपका, ये क्या करेगा, ये आपका एक्सचेंज करवाएगा गैसेस का, और इसको कौन रेगुलेट करेगा, गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल जब स्वेल होंगे, जब इनके अंदर पानी भर जाएगा, तो ये इस तरह से आपके इस सिचुएशन में होंगे, मीन्स इस शेप में होंगे, दे आर टर्जिड, और इस तरह से ये स्टोमेटल पोर खुल जाएगा जब ये गार्ड सेल स्वेल होंगे, इनके अंदर पानी भर जाएगा। लेकिन अगर इनमें से पानी निकल गया तो ये वापस आपके फ्लैसिड हो जाएंगे, और फिर गार्ड सेल अगर श्रिंक कर गए तो आपका स्टोमेटल पोर भी श्रिंक कर जाएगा या क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज स्टोमेटल पोर। ये बाहर वाले आपके सब्सिडरी सेल्स हैं। फिर आती है एक्टिविटी 6.2, टेक 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने 2 हेल्दी पोटेड प्लांट्स को लिया, आपने 3 दिन तक उनको डार्क रूम में रखा, फिर आपने हर एक के ऊपर एक ग्लास प्लेट या ग्लास कवर इस तरह से बेल जार आपने रख दिया। फिर एक के अंदर आपने क्या किया, एक वॉच ग्लास के अंदर, या जैसे आपकी पेट्री डिश होती है वैसे ही वॉच ग्लास या पेट्री डिश के अंदर आपने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमने इसको बेल जार से कवर किया, हमने नीचे वैसलीन लगा दी ताकि कहीं से भी गैसियस एक्सचेंज या गैसियस डिफ्यूजन ना होने पाए और ये एयर टाइट चैम्बर बन जाए। उसके बाद फिर हमने प्लांट्स को सनलाइट के अंदर रखा 2 घंटे के लिए ताकि फोटोसिंथेसिस हो। तो जब फोटोसिंथेसिस होगी तो यहाँ पे नो डाउट आपका जो CO2 की रिक्वायरमेंट है वो होगी और CO2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे प्लांट को अपने जो स्टोमेटल पोर है वो खोलने पड़ेंगे। अब स्टोमेटल पोर अगर खोलने पड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए CO2 जितनी पहले थी वो यहाँ पे KOH ने यूज कर ली, तो ऑब्वियसली इसको आपकी CO2 कम मिलेगी और इसको CO2 ज्यादा मिलेगी। सो प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट, देन सनलाइट पे रखने के बाद आप हर एक प्लांट से एक पत्ता तोड़ो और उसको स्टार्च के लिए जैसे हमने पहले किया था आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिप करके प्रॉपर प्रोसेस से आप उसको चेक करो। सो डू बोथ द लीव्स शो प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके CO2 KOH ने एब्जॉर्ब कर ली तो इसके अंदर स्टार्च बहुत कम होगा या नील होगा और इसके अंदर ज्यादा होगा। देन based on the above two activities, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? तो क्या हम इसी तरह से कर सकते हैं? Obviously कर सकते हैं। सो अगर आप 11th क्लास में आओगे, अगर आप मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट करते हो तो 11th क्लास में मेडिकल स्ट्रीम अगर आप ऑप्ट करते हो तो एनसीईआरटी के अंदर 13th चैप्टर आपका कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के ऊपर है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस आपकी होती है। तो मैंने पहले जो 2 डायग्राम्स लिए थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल प्लस आपका जो कैम पाथवे था डेजर्ट प्लांट्स के लिए, वो दोनों आपकी 11th की बुक से लिए गए थे, 11th के सिलेबस से लिए गए थे। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw material for building their body. जैसे CO2 के अलावा या सनलाइट के अलावा आपका वाटर भी यूज होता है, तो वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सोइल, वो सोइल से एब्जॉर्ब किया जाता है बाय रूट्स। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल, तो ये सभी आपके NP या आयरन या फिर आपका मैग्नीशियम ये सोइल से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन बहुत जरूरी है एंड इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, अदर कंपाउंड्स। उसके बाद नाइट्रोजन आपका इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब किया जाता है, प्लस नाइट्रोजन से कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं जो आपके बैक्टीरिया बनाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, जो हमने आपका नाइट्रोजन साइकिल 8th क्लास के अंदर पढ़ा था। ओके, इफ यू रिमेंबर तो इट इज वेल, अदरवाइज आप एक बार यू कैन से अपनी बुक में या फिर यू कैन से गूगल के ऊपर आप एक बार नाइट्रोजन साइकिल देख लीजिएगा, तो वहां पे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम, तो वो आपके नाइट्रोजन से अमोनिया बनाते हैं या फिर बाकी जैसे यूरिया है, ठीक है, तो बाकी सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे बनते हैं। सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ओनली। कल हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, प्लस जो क्वेश्चंस हैं आपके इससे रिलेटेड वो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस आपके जो इंडेक्स क्वेश्चन होंगे या एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे हम उसकी बात करेंगे। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी आए तो प्लीज कमेंट, आई विल solve it definitely. Thank you, bye bye and take care till then.